कभी आपने नोटिस किया है कि जब भी हम कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो या रीडेबल टेक्स्ट, तो उसका विजुअल प्रेजेंटेशन हमें उस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मजबूर करता है। ऐसा किसी यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के साथ भी होता है और फिर हम उस वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर बार बार विजिट करने लगते हैं। पर आज बात करेंगे वेबसाइट की, कैसे किसी वेबसाइट को अट्रैक्टिव लुक मिलता है। और आज बात होगी CSS की। इसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS बेसिकली एक डिजाइन लैंग्वेज है जो एक वेबसाइट को प्रेजेंटेबल बनाता है। ये वेब पेजेस के डिजाइन, लेआउट और वेरिएशंस को डिफाइन करता है ताकि अलग अलग डिवाइसेस और स्क्रीन साइज के हिसाब से वेबसाइट डिस्प्ले हो सके। इससे पहले वेबसाइट्स में फॉन्ट, कलर, बैकग्राउंड, टेक्स्ट साइज को हर वेब पेज में रिपीट करना होता था। अब ऐसे में अगर वेबसाइट बहुत लेंदी हो तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए CSS को डेवलप किया गया। वेबसाइट बनाने के लिए HTML और CSS के बीच का रिलेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। किसी वेबसाइट में हम जो भी हेडर, फुटर, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, इमेजेस को लगाते हैं वो HTML से हो जाता है। वहीं CSS वेबसाइट के ओवरऑल लुक को कंट्रोल करता है, जैसे फॉन्ट को मॉडिफाई करना और बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करना। मतलब वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये CSS पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको याद रखना चाहिए कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए CSS की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ HTML से ही ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बेसिक ब्लैक एंड व्हाइट टाइप वेबसाइट होगी जो बोरिंग और उबाऊ होगी। लेकिन CSS उसी वेबसाइट को जीरो से हीरो बना देता है। HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है, तो CSS अपने डिजाइन फॉर्मेट के साथ HTML के रूल्स को अलाउ करता है, जिससे एक डेवलपर किसी वेबसाइट को मनचाहा लुक दे पाता है। जैसे कि इस कोड को ही देखिए, तो यहाँ H1 नाम से एक सिलेक्टर है जो उस HTML एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसे आप स्टाइल देना चाहते हैं। H1 के बाद है डिक्लेरेशन ब्लॉक जो कि एलिमेंट्स को तैयार करता है कि सिलेक्टर उसे क्या स्टाइल देगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी है कलर और उसकी वैल्यू है रेड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि HTML को डिजाइनिंग पर्पस के लिए डेवलप नहीं किया गया था। एग्जाम्पल के लिए अगर आप HTML में कोडिंग करें तो बेसिक आउटपुट डिलीवर होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर किसी वेब पेज पर दिस इज अ पैराग्राफ डिस्प्ले करना हो तो HTML उसे सिंपल लुक देगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर इसी काम को CSS की मदद से करें तो आउटपुट टोटली डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर में रखा गया है, टेक्स्ट कलर को ब्लू और बैकग्राउंड भी डिफरेंट कलर का है। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि एक डेवलपर CSS की मदद से किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकता है। तो अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। W3C यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने 1996 यानी 1996 में CSS को डेवलप किया था। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन था, HTML के पैरेलल एक ऐसा टूल बनाना जो वेब पेज की फॉर्मेटिंग कर सके, क्योंकि HTML एलिमेंट से सिर्फ मार्कअप का ही काम पॉसिबल था। जैसे HTML के फॉन्ट टैग को HTML वर्जन 3.2 में इंट्रोड्यूस किया गया, पर ये वेब डेवलपर्स के लिए सिरदर्द बन गया, क्योंकि वेब पेजेस में डिफरेंट फॉन्ट्स, कलर्ड बैकग्राउंड्स और मल्टीपल स्टाइल्स होते हैं। तो डेवलपर्स के लिए इन सारे कोड्स को लिखना एक बहुत ही लंबा, थका देने वाला और एक्सपेंसिव प्रोसेस था। इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम को CSS की जरूरत महसूस हुई। CSS की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती, पर अगर वेब पेज को एक कैनवस की तरह देखे तो HTML सिर्फ स्केचिंग का काम करता है, पर वेब पेज में डाले गए कंटेंट्स को लाइवली फील तो CSS से ही मिलता है। अब किसी वेब पेज पर CSS से क्या कुछ एडवांटेज मिलता है, इसे समझने से इसकी इंपॉर्टेंस और भी क्लियर हो जाएगी। आपने ऐसे वेबसाइट्स तो जरूर से देखे होंगे जो लोड होने में पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। उनका बैकग्राउंड व्हाइट होता है और फॉन्ट कलर ब्लू होता है। इसका मतलब वेबसाइट पर CSS ठीक से लोड नहीं हुआ है, या तो वेब पेज पर CSS के फीचर्स डाले ही नहीं गए हैं। मतलब CSS से वेबसाइट नोटिसेबल बनता है। तो पहले वेब डेवलपर्स को अलग से बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज और अलाइनमेंट्स जैसे फीचर्स को बार बार डिक्लेयर करना पड़ता था, तो वक्त बहुत ज्यादा लग जाता था। पर CSS के साथ ऐसा नहीं है, यानी वेब डेवलपिंग का काम CSS से आसान हुआ है। CSS वेब पेज के हर एलिमेंट को स्टाइलाइज करने का काम किसी डिफरेंट फाइल में करता है। फिर डिजाइन रेडी होने के बाद HTML मार्कअप के ऊपर CSS फाइल को इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इससे एक्चुअल HTML मार्कअप ज्यादा क्लीन दिखता है और उसे मेंटेन करना भी आसान होता है।
CSS से कोड रिडंडेंसी कम होती है, मतलब CSS के साथ किसी भी डेवलपर को बार बार ये नहीं बताना पड़ता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट कैसा दिखेगा। इससे बचता है टाइम, यानी वेबसाइट डेवलपमेंट का काम तेजी से होता है। शॉर्ट कोडिंग से काम चल जाता है और मिलता है एररलेस एग्जीक्यूशन। साथ ही CSS में इतने मल्टीपल स्टाइलिंग ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि वेब पेज पर एंडलेस कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। अब एक तरीके से कहा जाए तो आज वेब डेवलपमेंट का काम CSS के बिना सोचना भी मुश्किल है। वैसे ये डॉक्यूमेंट्री फोकस्ड तो CSS पर है, पर इसमें कई बार ऐसा होगा कि HTML का जिक्र भी आएगा, क्योंकि HTML और CSS की जोड़ी ना शोले की जय वीरू की तरह है। CSS को डेवलप ही इसलिए किया गया था कि ये HTML की कमियों को पूरा कर सके। अब CSS के टाइप्स भी देख लेते हैं। तो बेसिकली इसके 3 मेजर टाइप्स होते हैं। पहला है इनलाइन CSS, जिसे डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है कुछ स्पेसिफिक HTML एलिमेंट्स के ऊपर। इसके लिए स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है। इसका यूज तब सबसे ज्यादा होता है जब किसी सिंगल एलिमेंट को स्पेसिफिक स्टाइल देना हो, जैसे एरो ब्रैकेट के अंदर स्टाइल टैग। इसका इस्तेमाल करके आप फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं और कलर बदल सकते हैं। लेकिन CSS में ये सबसे बेस्ट या फास्टेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि हर एलिमेंट पर इंडिविजुअली काम करना होगा। हाँ, ये तब बहुत अच्छा ऑप्शन है जब आपके पास CSS फाइल का एक्सेस नहीं है। CSS का दूसरा टाइप है इंटरनल CSS। CSS का ये टाइप HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन में स्टाइल टैग से डिफाइन किया जाता है। जब भी किसी वेबसाइट को रिफ्रेश किया जाता है तो इंटरनल CSS से की गई स्टाइलिंग हर बार लोड होती है। इससे वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है। साथ ही इंटरनल CSS को मल्टीपल पेजेस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। पर इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सभी स्टाइलिंग एक सिंगल पेज पर होने से टेम्पलेट को शेयर करना आसान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस कोड में आप देखेंगे तो पाएंगे कि जैसे ही पेज शुरू हुआ है, सबसे ऊपर ही उसका स्टाइल डिफाइन करके सभी टेक्स्ट का कलर रेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद HTML से बॉडी टैग यूज करके उसमें वेब पेज पर डिस्प्ले होने वाले कंटेंट को लिखा गया है, जो कि वेबसाइट पर लाल रंग का दिखाई देगा। CSS का तीसरा टाइप है एक्सटर्नल मेथड या एक्सटर्नल CSS। ये सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि इस मेथड में सब कुछ एक्सटर्नली एक .css फाइल पर किया जाता है। मतलब आप सारी स्टाइलिंग एक सेपरेट फाइल में कर सकते हैं और उस CSS को किसी भी पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे वेबसाइट का लोडिंग टाइम भी इम्प्रूव होता है। .css एक्सटेंशन से बने CSS फाइल को HTML डॉक्यूमेंट से जोड़ने के लिए हेड सेक्शन में लिंक टैग को यूज किया जाता है। मतलब एक्सटर्नल CSS को मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट से जोड़ा जा सकता है। इस कोडिंग में अगर आप देखेंगे तो एक हेड टैग डिक्लेयर करके उसमें लिंक यूज करते हुए .css एक्सटेंशन पेज को जोड़ दिया गया है। इस कोडिंग में आपको href एट्रीब्यूट दिख रहा होगा। href का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। HTML में href वेब पेज के URL को इंडिकेट करता है। मतलब ये जब भी किसी टैग के साथ डाला जाता है, वो टैग किसी पेज के सोर्स फाइल को HTML से जोड़ देता है। जब भी वेब पेजेस का सवाल आता है तो इन जनरल हम डेस्कटॉप और लैपटॉप का सोचते हैं, पर आज सबसे ज्यादा इंटरनेट एक्सेस किया जा रहा है मोबाइल से। तो कभी आपने सोचा है कि कैसे आखिर एक वेबसाइट अलग अलग डिवाइसेस के स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन के हिसाब से फिट बैठ जाता है? तो यहाँ पर काम आते हैं मीडिया क्वेरीज CSS। इस टाइप के CSS से एक वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होने की काबिलियत मिलती है। एक मीडिया क्वेरी को ऑप्शनल मीडिया टाइप के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, जिसमें इस तरह की कोडिंग की जाती है ताकि वो एनी नंबर ऑफ मीडिया डिवाइसेस के साथ तालमेल बिठा सके। इसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। मीडिया क्वेरीज केस इनसेंसिटिव होती हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं और CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं, आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे। CSS के साथ फ्रेमवर्क्स भी आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक फ्रेमवर्क कलेक्शन ऑफ फीचर होता है। इसमें प्री बिल्ट फंक्शंस होते हैं जो यूजर का काम आसान बनाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पर लोग बिल्ली भालू बनकर अपनी फोटो अपलोड करते हैं ना, कुछ वैसा ही आप जो फिल्टर यूज करते हैं वही इफेक्ट आपकी तस्वीर पर दिखने लगता है। तो फ्रेमवर्क भी इसी तरह काम करता है। CSS फ्रेमवर्क्स के साथ ऐसे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं जिनसे बेसिक एलिमेंट्स पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे वेब पेज पर बटन्स, फॉर्म्स, फूटर, स्लाइडर, कॉलम बेस्ड लेआउट्स और नेविगेशन मेन्यू लगाना। डेवलपर को इनके लिए कोडिंग नहीं करनी पड़ती है। इससे काम जल्दी हो जाता है और वेबसाइट का एक बेसिक ढांचा तैयार रहता है। बस उसमें कस्टमाइजेशन करनी पड़ती है। अब डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स कम्युनिटी उन कौन से टॉप 5 CSS फ्रेमवर्क्स को यूज करते हैं, थोड़ी नजर इस पे डालना जरूरी है।
क्योंकि हमें बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स भी देख रहे हैं जो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं और यहाँ तक प्रोफेसर भी हैं, तो थोड़ी सी डीप डाइविंग तो बनती है। तो पहला नाम आता है बूटस्ट्रैप का। इसे जैकब थ्रॉटन और मार्क ऑटो ने ट्विटर के लिए काम करते हुए डेवलप किया था। बूटस्ट्रैप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो CSS और जावा स्क्रिप्ट बेस्ड टेम्पलेट्स देता है। वैसे इन्फिनिटी स्ट्रीम पर आपको जावा स्क्रिप्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी। लगभग सभी मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डेटाबेस रिलेटेड टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं। तो बात हो रही थी बूटस्ट्रैप की। इस CSS फ्रेमवर्क ने डेवलपर्स के बीच रिस्पॉन्सिव डिजाइन को पॉपुलर बनाया। रिस्पॉन्सिव डिजाइन एक वेबसाइट को पानी की तरह बना देता है। जैसे पानी किसी भी बर्तन में जाकर के उसकी शेप में ढल जाता है, उसी तरह रिस्पॉन्सिव डिजाइन के साथ बनी हुई वेबसाइट किसी भी डिवाइस में एडजस्ट हो जाती है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी खासियत है कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल फर्स्ट। दुनिया भर में लोग मोबाइल से सबसे ज्यादा वेबसाइट पर विजिट करते हैं। 54% ऑफ ओवरऑल वेब ट्रैफिक आता है मोबाइल डिवाइस से, इसलिए बूटस्ट्रैप से मोबाइल फ्रेंडली वेब डिजाइन मिलता है। दूसरा CSS फ्रेमवर्क है टेलविंड CSS। इसे यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क भी कहते हैं। इससे कस्टम यूजर इंटरफेस डिजाइन्स को बनाना पॉसिबल है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनलाइन स्टाइलिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रेमवर्क टूल है जो बिना CSS कोड्स लिखे स्टनिंग यूजर इंटरफेसेस देता है। हमारा अगला CSS फ्रेमवर्क है फाउंडेशन। इसे द मोस्ट एडवांस्ड रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड फ्रेमवर्क इन द वर्ल्ड भी कहते हैं। इसके साथ क्या कुछ नहीं मिलता है, मतलब रिस्पॉन्सिव फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, HTML, SAS, CSS UI एलिमेंट्स, टेम्पलेट्स और वो कोड्स भी जो नेविगेशन, बटन्स, टाइपोग्राफी और फॉर्म्स की फैसिलिटी देते हैं। इसके साथ जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। चौथा CSS फ्रेमवर्क आता है स्केलेटन। इसे बनाने वालों ने सिर्फ 400 लाइंस का सोर्स कोड लिखकर इसे डेवलप कर दिया था। ये एक लाइट वेट टूल है और इसमें बनाए गए CSS एलिमेंट्स लार्जर स्क्रीन्स और मोबाइल डिवाइसेस के साथ कॉम्पिटेबल हो जाते हैं। इसमें भी रिस्पॉन्सिव डिजाइन वाले कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो एक वेब पेज को 12 कॉलम ग्रिड में स्प्लिट कर देते हैं। इससे एक वेब पेज स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्क्रीन सब में फिट बैठ जाता है। इसके कोडिंग सिंटेक्स बहुत ही आसान है, क्विकली इंप्लीमेंट हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिव डिजाइन को एक एफर्टलेस टास्क बना देते हैं। हमारी लिस्ट में पांचवा CSS फ्रेमवर्क आता है बुल्मा। ये बाकियों के मुकाबले मार्केट में नया है, पर दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा डेवलपर्स इसे यूज करते हैं। ये फ्री और ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है जो रिस्पॉन्सिव है, लाइट वेट है और वेब डेवलपमेंट में मोबाइल फर्स्ट का अप्रोच भी रखता है। बेस्ट पार्ट ये है कि बुल्मा पूरी तरह से CSS बेस्ड है और इसे जावा स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या नहीं, इस पर भी डिस्कशन होगा क्योंकि इस पर डिबेट होती रहती है, या फिर इंटरव्यू में ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है और ये पता चलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और स्टाइल शीट्स के बीच का अंतर समझकर। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेवलपर्स कंप्यूटर के लिए एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। इसे फॉलो करके कंप्यूटर आउटपुट देता है, वहीं एक स्टाइल शीट किसी स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट के प्रेजेंटेशन को एक्सप्रेस करता है, जैसे कलर्स, बैकग्राउंड्स, लेआउट्स, फॉन्ट्स वगैरह वगैरह। दोनों के बीच जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज परफॉर्म करता है एल्गोरिदम बेस्ड लॉजिकल टास्क और स्टाइल शीट परफॉर्म करता है फॉर्मेट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। तो क्या CSS HTML की तरह एक मार्कअप लैंग्वेज है? जवाब है नहीं। ये स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो HTML जैसे दूसरे मार्कअप लैंग्वेजेस की प्रेजेंटेशन को डिफाइन करता है। मार्कअप लैंग्वेजेस किसी भी वेब पेज के लेआउट को बनाते हैं और उसे स्टाइलिश बनाता है। CSS तो स्टाइल शीट का मतलब तो आप समझ ही गए, पर ये कैस्केडिंग क्या है? तो CSS में कैस्केडिंग का मतलब होता है ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक रेफरेंस है कि आपके ऊपर कोई हायरार्की है जिसके बताए गए रूल्स नीचे वाले फॉलो करेंगे। तो इस डिस्कशन का कोई कंक्लूजन निकला? बिल्कुल निकला है। भले ही CSS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, पर आज के इंटरनेट वर्ल्ड में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आज 95% वेब पेजेस में CSS को यूज किया जाता है, तो इससे CSS की इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माथे पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ताज सजा है या नहीं। सच्चाई तो ये है कि इंटरनेट की दुनिया इसके बिना ना अधूरी है और यूजर्स के लिए चीजें बोरिंग हो जाएंगी। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पावरफुल नहीं है, पर इसके साथ काम करने वाले प्रोफेशनल्स भी बहुत स्किल्ड होते हैं। अब अगर आप CSS सीखना चाहते हैं या कोई भी इस स्किल को सीखकर वेब डेवलपिंग में करियर बनाना चाहता है, तो जिन बातों का ख्याल आपको रखना होगा उसे समझ लेते हैं।
जहां तक बात है वेब पेजेस बनाने की, तो CSS को कोर टेक्नोलॉजी में काउंट किया जाता है क्योंकि ये इकलौता ऐसा स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसे ब्राउजर्स समझते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में करियर बनाने के लिए इसमें मास्टर बनना जरूरी है। अगर CSS सीखने का मन आपने बना रखा है तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, और बेसिक है HTML। क्योंकि अल्टीमेटली HTML पर ही CSS अप्लाई होता है, तो पहले खुद को HTML एक्सपर्ट बनाना होगा। HTML पर हमारी सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है, उसे जरूर से चेक कीजिएगा। जैसे आप बाइक चलाना जानते हैं तो आपको कार सीखने में आसानी होती है, सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होगा। पहले HTML और फिर CSS सीखना शुरू कर दे तो इसके बॉक्स मॉडल को अच्छे से समझ लेते हैं। CSS में बॉक्स मॉडल एक टर्म आती है जिसे डिजाइन एंड लेआउट को समझाने के लिए यूज किया जाता है। ये एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर ही है जो HTML एलिमेंट को रैप करता है। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, मार्जिन्स, बॉर्डर्स, पैडिंग और कंटेंट। इस इमेज को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मार्जिन फील्ड बताता है बाउंड्री और एज बॉर्डर के बीच वाले एरिया को। इसके बाद आता है बॉर्डर फील्ड जो पैडिंग बॉक्स और मार्जिन के बीच वाले एरिया को इंडिकेट करता है। अगला एरिया है पैडिंग फील्ड जो ट्रांसपेरेंट होता है और कंटेंट के आसपास के एरिया को क्लियर रखता है। आखिरी में आता है कंटेंट फील्ड जहां पर टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, डिजिटल मीडिया और बाकी के वेब कंटेंट्स होते हैं। अगला पॉइंटर है इमेजेस एंड बैकग्राउंड। वेब पेज पर दिखने वाली इमेजेस एक वेबसाइट में जान डालते हैं। वेब पेज में इमेज डालने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे इमेज टैग्स, बैकग्राउंड कलर्स और बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह वगैरह। इसके अलावा आप इमेजेस में बॉर्डर्स भी सेट कर सकते हैं या मल्टीपल इमेजेस के साथ गैलरी डेवलप कर सकते हैं। तो किसी भी वेबसाइट पर एलिमेंट्स किस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं, उनका पोजीशन क्या है, इसी से वेबसाइट का अट्रैक्टिव दिखना और ना दिखना डिसाइड होता है। तो डेवलपर के लिए CSS की इन 2 प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझना एक जरूरी स्किल है। वेबसाइट डेवलपमेंट में कलर्स, फॉन्ट्स, लिस्ट और टेबल्स के बारे में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। साथ ही HEX कोड, RGB, RGBA, HSL, HSLA, ट्रांसपेरेंट जैसे डिफरेंट कलर्स फॉर्मेट को समझना भी आपको एडेड एडवांटेज देगा। अलग अलग फॉन्ट्स को कैसे यूज करना है वो सीखना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ फॉन्ट सभी ब्राउजर्स पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो कई बार फॉन्ट्स को मैन्युअली भी डालना पड़ता है या गूगल फॉन्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो CSS के साथ डीबगिंग और डेव टूल्स को अच्छे से मास्टर करना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह CSS कोई एरर नहीं देता है। अगर स्टाइलिंग सही नहीं हुई तो सीधे यूजर इंटरफेस ब्रेक हो जाता है। वेब डेवलपर्स के लिए क्रोम डेव टूल्स एक बढ़िया टूल है जो रियल टाइम डीबगिंग फैसिलिटी देता है और वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेकिंग भी होती रहती है। तो CSS की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए आप जैसे जैसे नई स्किल्स सीखते जाएंगे उनकी प्रैक्टिस हमेशा चलती रहनी चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्री में कई बार रिस्पॉन्सिव डिजाइन का भी जिक्र आया था। मतलब आपका बनाया हुआ वेबसाइट वर्सेटाइल होना चाहिए, मतलब जिस भी डिवाइस में जाए उसकी स्क्रीन में फिट हो जाए। तो एक अच्छे CSS डेवलपर का हाथ रिस्पॉन्सिव डिजाइन में भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब ये फॉर्मूला नहीं था तो आपके मोबाइल में भी फेसबुक m.facebook.com से खुलता था और टच स्क्रीन फोन के लिए touch.facebook.com से। तो इस तरीके से एक ही वेबसाइट को अलग अलग डिवाइसेस के लिए डेवलप करना पड़ता था। पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अलावा भी फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, ट्रांसफॉर्म्स, ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस, प्री प्रोसेसर्स, फ्रेमवर्क्स, CSS आर्किटेक्चर जैसी CSS फीचर्स पर अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप एक सक्सेसफुल CSS डेवलपर बन सकते हैं। हमने ये तो जान ही लिया कि CSS में क्या कुछ सीखना जरूरी है, पर CSS आपको सिखाएगा कौन, कहाँ से सीखेंगे? तो आप इसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं और आपका करियर पाथ स्मूथ बनेगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज यही ट्रेंडिंग है जो आपको आपके स्केड्यूल के हिसाब से कहीं भी और कभी भी सिखाते हैं। अगर वेब डिजाइनर बनने के लिए कोई बेबी स्टेप्स ले रहा है तो W3 स्कूल्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये वेब डिजाइनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो लॉजिक क्लियर हो जाता है। इनके पास HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS पर बिगिनर से एडवांस लेवल तक की लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल है। अगर आप CSS पर फ्री लर्निंग कंटेंट चाहते हैं तो सोलो लर्न एक एक्सीलेंट रिसोर्स प्रोवाइडर है। यहाँ पर आपका CSS फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा। ज्यादा सीखना चाहते हैं तो सोलो लर्न के फोरम से जुड़ जाइए और इंटरैक्टिव लर्निंग से सीखिए। कोडकैडमी भी CSS सीखने का एक पॉपुलर रिसोर्स है। यहाँ पर सीखने के अलावा आपको लाइव कोडिंग का ऑप्शन भी मिलता है। जिन्होंने कोडिंग नई शुरू की है उनके लिए CSS बेसिक्स क्लियर होने के बाद यहाँ पेड कोर्सेज भी हैं जो कैंडिडेट को क्लैरिफिकेशंस भी देते हैं।
अगर शुरू में ही पेड कोर्सेज पर खर्च नहीं करना चाहते हैं तो फ्री कोड कैंप सीएसएस पर ऐसा एक्सटेंसिव करिकुलम देता है जो कोर फ्रंट एंड वेब डिजाइन प्रिंसिपल्स को कवर करता है। इनके पास एक ऐसा इंटरैक्टिव सेटअप है जो लाइव कोड टेस्टिंग एनवायरनमेंट देता है। साथ ही पीयर टू पीयर इंटरैक्शन चाहिए तो फ्री कोड कैंप का फोरम भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सीरीज ऑफ ब्लॉग पोस्ट से सीएसएस सीखना चाहते हैं तो सीएसएस ट्रिक्स एक फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपका फाउंडेशन तो हो ही जाएगा, साथ के साथ गाइड्स, आर्टिकल्स और कोड स्निपेट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये एडवांस्ड लेवल के कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा सूटेबल है जिनका सीएसएस लॉजिक क्लियर है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी आपको सीएसएस से जुड़े चैनल्स मिल जाएंगे जहां एक्सपर्ट गाइडेंस और वीडियो ट्यूटोरियल्स की कोई कमी नहीं है। अब जब लर्निंग पूरी हो जाएगी तो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कूदना भी पड़ेगा। तो वो कौन कौन से रोल्स है जहां पर सीएसएस की नॉलेज होनी जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको क्या बनना चाहिए। तो सबसे पहली बात, फ्रंट एंड डेवलपर की जो वेबसाइट एंड एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं तो यहाँ पर उन्हें HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट के स्किल्स दिखाने पड़ते हैं। तो अगली बार जब आप कोई एप्लीकेशन खोले या वेबसाइट विजिट करें तो याद रखिएगा कि ये काम किसी फ्रंट एंड डेवलपर ने किया है। 1 साल से लेकर के 6 साल का एक्सपीरियंस है तो इंडिया में एक फ्रंट एंड डेवलपर की एनुअल सैलरी 2 लाख से 12 लाख रुपए तक जा सकती है। यूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ काम करना होता है पर इन्हें HTML और CSS की नॉलेज भी होती है। सॉफ्टवेयर डेवलप करना और कंप्यूटिंग टास्क के लिए कोडिंग डेवलप करना इनका काम है। बैकएंड को फ्रंट एंड से जोड़ने के लिए CSS की नॉलेज भी चाहिए होती है। इंडिया में कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की स्किल्स रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एवरेज एनुअल सैलरी 5 से 6 लाख रुपए तक होती है। अगला रोल है फुल स्टैक डेवलपर का। ये बनने के लिए HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट जैसे फ्रंट एंड लैंग्वेजेस, Node.js, Express.js, Django, Flask और C++ जैसी बैकएंड टेक्नोलॉजीज पर पकड़, MySQL, SQL सर्वर, MongoDB और Oracle जैसी डेटाबेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ वर्जन कंट्रोल और वेब पोस्टिंग प्लेटफॉर्म्स में भी ऑल राउंड नॉलेज जरूरी है। इंडिया में इनकी एवरेज सैलरी 5 से 6 लाख की होती है और 20 लाख रुपए तक जा सकती है। CSS और HTML की इन डेप्थ नॉलेज के साथ कोई भी कैंडिडेट वेब डेवलपर बनकर के अच्छी खासी कमाई कर सकता है। अभी लगभग हर बिजनेस हाउस, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स और जो भी अपना वेब प्रेजेंस बनाना चाहते हैं उन्हें वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। तो यही वेब डेवलपर्स के लिए अच्छा मौका बनता है। या तो कैंडिडेट किसी कंपनी के लिए काम करे या अपना खुद का वेब डेवलपमेंट का काम शुरू करे। इनकी एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए तक जाती है और ये आर बेसिस पर भी काम करते हैं। अगर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल को लें तो ईयरली वो 20 लाख रुपए तक की अर्निंग कर लेते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री पर काम करते हुए हमारी टीम ने जब naukri.com पर CSS रिलेटेड जॉब सर्च की तो यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस डेवलपर, वेब डिजाइनर, ASP.NET डेवलपर, सीनियर PHP डेवलपर, Node.js डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर जैसे लगभग 1 लाख जॉब ओपनिंग्स दिखाई दी। CSS की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आई गेस ये डेटा काफी है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल भी होता है कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मुझे CSS और HTML सीखना चाहिए? क्या मैं भी वेब डेवलपर बन सकता हूँ? तो जवाब है हाँ, क्योंकि HTML और CSS दोनों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है और CSS स्टाइलिंग लैंग्वेज। तो अगर सही से लॉजिक क्लियर करते हुए सीखा जाए तो कोई भी इनमें मास्टर बन सकता है। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर जैसे रोल तक जाने के लिए कंप्यूटर साइंस एंड कोर साइंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे रोल्स के साथ कोर कंप्यूटिंग इन्वॉल्व होती है जहां मशीन लेवल की कोडिंग भी करनी पड़ती है। बेसिक CSS तो कुछ घंटों में भी सीखी जा सकती है, पर मास्टर बनने के लिए आपको इन 4 बातों पर फोकस करना होता है। HTML एलिमेंट्स, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स की नॉलेज डेवलप करना, ट्री स्ट्रक्चर और HTML टैग्स की एनक्लोजिंग की समझ होना, वेब कंटेंट को लॉजिकल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करने की काबिलियत और CSS स्टाइल एट्रीब्यूट्स को HTML एलिमेंट्स पर सही से अप्लाई करना। एक तो वेब डेवलपर बनने के लिए CSS सीख सकते हैं। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट के पैसे बचाने के लिए, यूनिक वेबसाइट्स बिल्ड करने के लिए, अपने डिजाइनिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को डीपली समझने के लिए भी CSS सीख सकते हैं। तो CSS की इस डॉक्यूमेंट्री में बस इतना ही। आई होप आपको CSS के बारे में एक ओवरव्यू एंड 360 डिग्री जानकारी मिल गई होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक हाई टाइम है ऐसी स्किल्स को अक्वायर करने का और टेक वर्ल्ड में करियर बनाने का।